हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और थ्योरी लेके आया हूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और थ्योरी का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज। इसको हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। ये थ्योरी शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज के नंबर वाइज पढ़ेंगे तो सारा अच्छे से समझ आएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी जो भी है एक्सचेंज रेट को डिटर्मिन करने की, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी भी कहा गया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, क्योंकि ये कहता है कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही एक्सचेंज रेट तय होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ कंट्रीज करेंसी इज डिटर्मिन्ड बाय द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ इट्स करेंसी। मतलब ओवरऑल ये कह देता है कि जहां पे भी डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट होते हैं उसी पे है। क्या डायग्राम है वो मैंने नीचे बनाया हुआ है। इफ द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेस, इट्स वैल्यू विल ऑल्सो राइज एंड वाइस वर्सा। अगर किसी भी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर डिमांड गिरेगी तो वैल्यू गिर जाएगी। तो क्योंकि पेपर में जिस हिसाब से लिखना है मैंने उस हिसाब से लिखा हुआ है, तो एक डेफिनेशन लिखनी बहुत ज़रूरी थी, टीचर को इंप्रेशन पड़ता है। अकॉर्डिंग टू कुरिहारा, the most satisfactory explanation of fluctuations in the external value of paper currency is that a free exchange rate to be such as to equate the demand for and supply of foreign exchange। कुरिहारा कहते हैं कि मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन यही है कि जब भी एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आती है पेपर करेंसी की टर्म्स में, जो पेपर जहां मॉनेटरी अथॉरिटी पेपर करेंसी चला रही है, तो वहां जब भी कोई करेंसी में फ्लक्चुएशन आएगी, एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आएगी, वो डिमांड या सप्लाई की वजह से आएगी। अब आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज रेट को डिटर्मिन कैसे करना है, फिर से वही बातें बोलनी पड़ेंगी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटर्मिन्ड by the demand for and supply of currency in foreign exchange market। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज डिटर्मिन्ड बाय द फैक्टर्स लाइक, जो डिमांड है वो किस चीज़ से असरदार होती है कि हम डिमांड क्यों करते हैं। पेमेंट ऑफ फॉरेन लोन्स, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है हमने बाहर, या फिर हमने फॉरेन एड्स या गिफ्ट्स देनी है इसलिए हम डिमांड करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स करनी है फॉरेन कंट्रीज में इसलिए हम डिमांड करते हैं। चेंजेस इन दीज फैक्टर्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन डिमांड। अगर इन फैक्टर्स में चेंजेस आता है तो हमारा डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। एज अगेंस्ट डिमांड, द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैज़ ग्रेटर रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। डिमांड के हिसाब से देखें तो सप्लाई का ज़्यादा रोल है। कैसे? इफ़ द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्नड बाय द कंट्री इज़ लार्ज, अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई है, किसी भी करेंसी की सप्लाई ज़्यादा हो गई है, द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज विल फॉल एंड वाइस वर्सा। तो अगर किसी भी करेंसी की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसका एक्सचेंज रेट गिर जाता है। ठीक है ना। सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट। सप्लाई उसकी ज़्यादा होगी या कम होगी किस पे डिपेंड करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। कैसे? इफ़ द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री फॉल्स, अगर जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू गिर जाती है, ठीक है, उसका वॉल्यूम या वैल्यू गिर जाती है, देन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेज, क्योंकि बाहर से जो पैसे आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे और हमारे इम्पोर्ट तो जो हैं वो है ही हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर बाहर से इम्पोर्ट जो हम कर रहे हैं वो कम है और एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो ज़्यादा है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। If the balance of payment of a country is unfavorable, its demand for foreign currency will increase and the value of domestic currency in terms of foreign currency will fall and vice versa। जो बात मैंने ऊपर की, ठीक है। अब ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है ये डिमांड है, ये सप्लाई है, जहां आपस में कट करते हैं वो इक्विलिब्रियम हो गया। अगर इक्विलिब्रियम रेट बढ़ गया, ध्यान से देखना, इस रेट पे डिमांड इतनी हो जाएगी और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। जब भी किसी चीज़ की, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर R1 चला गया, इस पे पर करेंसी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और सप्लाई क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो इस केस में क्या होगा? एक्सचेंज रेट गिर जाएगा और गिर के ये RE के बराबर आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर ये R2 है, ये वाला रेट ऑफ एक्सचेंज लेते हैं, ठीक है, इस रेट के सामने अगर हम देखें तो मैं ये रब कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इस रेट के सामने अगर हम देखें सप्लाई इतनी है और डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, R2 के सामने डिमांड क्या है? ज़्यादा, और सप्लाई क्या है? कम। तो इससे क्या होगा? एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा तो वही डिमांड सप्लाई का रूल लगेगा कि अगर रेट बढ़ गया है तो कम हो जाएगा, कम है तो बढ़ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट जैसे क्लासिकल थ्योरीज में होती थी वो चीज़ बताई हुई है। अब आ जाता है मेरिट्स क्या हैं इस थ्योरी के। इस थ्योरी के सबसे ज़्यादा फ़ायदे क्या हैं ये तो सबको पता है कि मेन मेरिट ऑफ दिस थ्योरी इज़ दैट इट टेल्स अस बाय चेंजिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी करेक्टेड। ये हमें बताता है कि एक्सचेंज रेट को ऊपर नीचे करके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको सेट कैसे किया जा सकता है। अब मेरे घर के बाहर डॉग्स हैं जो उन्होंने बाग करना शुरू कर दिया, मैं उनका मुंह बंद नहीं करवा पाता,
क्या करूं, कोई ना कोई इनको छेड़ जाता है और फिर वो शुरू हो जाते हैं। बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो कहने की बात है ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी है ये डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट पे बेस्ड है, जो कि यूनिवर्सल कंसेप्ट्स हैं, ठीक है ना। ये तो वो तो सब मानते हैं, चाहे क्लासिकल थ्योरी हो चाहे मॉडर्न थ्योरी हो, ये वाले जो कंसेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई वो तो सब मानते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ये थ्योरी हमें बताती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सचेंज रेट को डिटर्मिन करने के लिए। कैसे? अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है, मतलब हमें बाहर से पैसा ज़्यादा है, मतलब हमने इंपोर्ट कम किए हैं एक्सपोर्ट ज़्यादा किए हैं, तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट करेगी। और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है, मतलब हमने इंपोर्ट किए हैं ज़्यादा और एक्सपोर्ट किए हैं कम, तो उससे हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थ्योरी एक्सचेंज रेट इन्फ्लुएंसेस द इंटरनल प्राइस लेवल। इस थ्योरी के हिसाब से देखें तो जो एक्सचेंज रेट है वो अंदर विद इन द कंट्री जो प्राइस चल रहा है, डोमेस्टिक प्राइस चल रहा है, उसको भी असर डालते हैं। तो ये तो इसकी होगी मेरिट्स। अब आ जाता है क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी की, ठीक है। इस थ्योरी की जो मेन क्रिटिसिज्म्स हैं, जो आपने पेपर में जिस हिसाब से लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखी है। इट इज़ बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब आप खुद सोचो, जहां डिमांड सप्लाई की बात हो रही है वहां तो परफेक्ट कंपटीशन की बात होगी। इन रियलिटी देयर इज नो परफेक्ट कंपटीशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन इट, या गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। हर एक कंट्री की जो सरकार है वो एक्सचेंज रेट को स्टेबल बनाने में इंटरफेरेंस करती है। तो इसमें परफेक्ट कंपटीशन कहाँ का हुआ फिर, ठीक है। इट एज्यूम्स द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट टू बी फिक्स्ड। ये एज्यूम करके चल रही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के जितने कंपोनेंट है करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के वो फिक्स रहेंगे, बट ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइस लेवल एटसेट्रा दे आर सब्जेक्ट टू चेंज ऑल्सो, या दे आर सब्जेक्ट टू चेंज ऑलवेज। अगर प्राइस लेवल ऊपर नीचे होता रहता है तो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट या जो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट्स है वो तो ऊपर नीचे होते रहेंगे, किसी से ज़्यादा पैसा आ रहा है किसी से कम पैसा जा रहा है, वो चेंज होता रहेगा ना। नेक्स्ट, इट एज्यूम्स द डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स टू बी इन इलास्टिक। ये थ्योरी मान के चल रही है कि हमने इंपोर्ट तो करना ही करना है, ठीक है ना। दैट इज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये इंपोर्ट की बात कर ही रही है और ये कह रहा है कि इंपोर्ट्स का और एक्सचेंज रेट का आपस में कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इनका लेना देना होता है। We can conclude that balance of payment theory is relatively more logical and practical theory। तो इन सारी बातों को दिमाग में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी है ये थोड़ी लॉजिकल है, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट पे बेस्ड है। फिर से हल्का सा रिव्यू करा लेता हूँ। ये थ्योरी कहती है कि जहाँ पे डिमांड और जहाँ पे सप्लाई इंटरसेक्ट होती है वही इक्विलिब्रियम तय होगा। तो इस थ्योरी को मैं फिर से हल्का सा बता दूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी भी कह देते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी भी इसको कहा जाता है। अब जो इसके एडवांस्ड वर्जन्स हैं उसमें यह भी कहा गया है कि अगर डिमांड बढ़ गई तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, डिमांड कम होगी एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। फिर इसको दूसरे तरीके से भी कहा हुआ है, ठीक है, कि मान लो ये डिमांड है, मैं सीधी बना देता हूँ कर्व, ये डिमांड है और ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम रेट हो गए, और अगर सप्लाई में इंक्रीज डिक्रीज आया इसकी वजह से भी एक्सचेंज रेट में चेंजेस आएंगे। तो ओवरऑल ये थ्योरी क्या कहती है कि जो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज है इसकी वजह से एक्सचेंज रेट चेंज होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से जो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज है ये असरदार रहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर जो टॉपिक मैंने कराना है वो है एक्सचेंज कंट्रोल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।